सोचिए, घर का एक मामूली झगड़ा क्या वो किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है? आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले फैसले की बात करेंगे जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। और ये मामला जुड़ा है दहेज उत्पीड़न कानूनों से और उसमें परिवार वालों की क्या भूमिका होती है इससे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर सास ससुर या देवर जेठ को सेक्शन 498A में घसीट लेना सही है? मतलब अगर आरोप बस इतने से हैं कि ताना मारा या दहेज का जिक्र कर दिया तो क्या ये एक एफआईआर फाइल करने के लिए काफी है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब सीधे उस केस पर चलते हैं जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया। ये कहानी है एक परिवार की, एक ऐसा झगड़ा जो घर की चारदीवारी से निकलकर सीधा हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा। अब यहां एक बात पर गौर करने की जरूरत है और वो है समय। शादी होती है 2014 में, लेकिन एफआईआर दर्ज होती है लगभग 10 साल बाद 2024 में। सोचिए, 10 साल का लंबा गैप। ये जो देरी है ना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और इस केस को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी पहलू है। तो इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल हैं, चलिए देखते हैं। एक तरफ है शिकायतकर्ता यानी पत्नी और दूसरी तरफ है आरोपी, जिनमें पति तो हैं ही, साथ में उनके पिता यानी ससुर और उनके भाई यानी देवर भी शामिल हैं। ये एक टिपिकल फैमिली स्ट्रक्चर है जो अक्सर ऐसे कानूनी मामलों में देखने को मिलता है। अच्छा, तो आरोप क्या क्या लगाए गए थे? एफआईआर के हिसाब से पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मारपीट का इल्जाम था और साथ में सोने चांदी के गहनों की मांग का भी। लेकिन इस केस का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है ससुर और देवर पर लगे आरोप। ससुर पर आरोप था कि उन्होंने कहा दहेज और कार नहीं मिली और देवर ने कहा मारपीट सहन करो। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये दो बातें, ये दो बयान किसी को अपराधी बना सकते हैं? तो केस के फैक्ट्स तो हमने देख लिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कानून की नज़र में ये क्रूरता या क्रूएल्टी आखिर होती क्या है? क्योंकि पूरा का पूरा फैसला इसी एक शब्द के मतलब पर टिका हुआ है। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 498 क्रूरता को बहुत साफ तरीके से बताता है। इसका मतलब कोई रोज रोज का झगड़ा या ताना बाना नहीं है। कानून के हिसाब से क्रूरता के दो मतलब हैं। पहला, कोई ऐसा जानबूझकर किया गया बर्ताव जिससे किसी महिला की जान को खतरा हो या उसे कोई गंभीर चोट पहुंचे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। और दूसरा, दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करना। बस ये दो बात। और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ है वो जिसे कानून क्रूरता मानता है, यानी ऐसा व्यवहार जिससे गंभीर चोट पहुंचे या फिर सीधे सीधे दहेज के लिए उत्पीड़न। और दूसरी तरफ है घर की आम बातें, जैसे छोटी मोटी कहासुनी या कोई ताना। ये चीजें भले ही बुरी हों, लेकिन कानून की नज़र में ये क्रूरता नहीं है। कानून इन दोनों के बीच एक बहुत मोटी और साफ लकीर खींचता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट बीच में कैसे आ गया? हाईकोर्ट के पास कुछ खास पावर्स होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत अगर कोर्ट को लगता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब बेगुनाह रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है या आरोप बहुत ही वेग हैं, तो वो इंसाफ के लिए एफआईआर को रद्द तक कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट ने अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया और कैसे वो इस केस में एक ऐसे फैसले पर पहुंचा जिसने सबको चौंका दिया। ये देखिए, ये है उस पूरे फैसले का निचोड़। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत अहम है। सर्वव्यापी और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रिश्तेदारों को मुकदमे में घसीटना कानून का दुरुपयोग है। मतलब अगर आरोप गोलमोल हैं, स्पेसिफिक नहीं हैं, तो सिर्फ इस बिना पर पूरे परिवार को कोर्ट कचेरी में घसीटना लॉ का मिसयूज है। साफ और सीधी बात। कोर्ट का जो सोचने का तरीका था वो बहुत ही लॉजिकल था। उन्होंने 3 स्टेप्स में इस मामले को परखा। सबसे पहले स्टेप 1, उन्होंने सिर्फ ससुर और देवर के खिलाफ जो 2 बातें कही गई थीं उनको अलग निकालकर देखा। फिर स्टेप 2, उन बातों को सेक्शन 498A की क्रूरता वाली परिभाषा के तराजू पर तौला। और आखिर में स्टेप 3, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये आरोप उस कानूनी परिभाषा पर खरे उतरते ही नहीं है, एक सिंपल मिसमैच था। तो अब सवाल यह है कि कोर्ट ने केस को खारिज क्यों कर दिया? क्या यह बस एक अकेला ऐसा फैसला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए बड़े बड़े फैसलों की एक पूरी गाइडलाइन है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने असल में सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को ही फॉलो किया, जैसे 2022 का कहकशां कौसर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में रिश्तेदारों को बेवजह फंसाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। और एक और केस है 2018 का केस सुब्बा राव केस। उसमें भी यही कहा गया कि दूर के रिश्तेदारों पर केस करना है तो आरोप स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं। तो इस पूरे केस से, इस पूरे जजमेंट से हमें क्या बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं? ये सबक सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत काम के हैं। चलिए इसके प्रैक्टिकल टेकअवेज को समझते हैं। वकीलों के लिए सीधा सबक है, अगर केस खारिज करवाना है तो इस बात पर फोकस करें कि किसी रिश्तेदार का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया है, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का जिक्र करें। और आम लोगों के लिए क्या सबक है? ये कि सेक्शन 498A सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी और गंभीर कानून है, लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो कोर्ट बेगुनाहों को बचाने के लिए भी है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात हमारे सामने आती है, कानून का उद्देश्य सुरक्षा है, बदला नहीं। ये फैसला हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम सुरक्षा और बदले के बीच की इस पतली सी लाइन को कैसे संभालते हैं।